Hello students of class 9, this is Karishma Pagani. We are studying second chapter of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. The topic today we are reading is making a socialist society. एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो सोशलिस्ट हो. सोशलिस्ट मतलब समाज के बारे में ज़्यादा सोचती हो. ड्यूरिंग सिविल वॉर के टाइम पे बॉल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज रखा था. दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दे हैड बीन सोशलाइज्ड. उन्होंने किसानों को परमिट किया था कि वो उस लैंड पर को कल्टिवेट कर सकते हैं, उस लैंड पर खेती कर सकते हैं जो सोशलाइज्ड है. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. Bolsheviks क्या करना चाहते थे कि वो लैंड को कॉन्फेसिकेटेड बनाना चाहते थे ताकि कलेक्टिव वर्क करवा पाएँ. कॉन्फेस्टिकेटेड मतलब कि छोटे छोटे खेतों को एक करके बड़ी नेशनलिस्ट लैंड बनाना चाहते थे. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड और एक सेंट्रलाइज प्लानिंग की प्रोसेस अपनाई गई. सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब कि एक ऐसी प्लानिंग खेती के लिए जो कि सेंट्रल लेवल पर हो. Officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. Officials ने ये assess किया गवर्नमेंट को कि कैसे इकोनॉमी वर्क कर सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था वर्क कर सकती है अगर अगले 5 साल तक हम कुछ एक इकोनॉमिकल प्लान बना लें. ऑन दिस बेसिस दे मेड 5-year plans. उन्होंने एक 5-year plans बनाना स्टार्ट किया. The government fixed the all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. पहले 2 प्लान्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने सारी प्राइसेस को फिक्स कर दिया था ताकि इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर पाएँ. तो ये जो 2 5 ईयर्स प्लान्स थे, एक था 1927 से 1932 और सेकंड प्लान था 1933 से 1938. सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रही थी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ भी हुआ था 1929 से 1933 के बीच में बाय 100% इन केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील. तो ऑयल, कोल और स्टील की इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, सोशलाइज हो रही थी. न्यू फैक्ट्रीज सिटीज़ कैम इनटू बीइंग मतलब नई फैक्ट्री सिटीज़ बनने लगी थी. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लैड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस. और इतने सारे कंस्ट्रक्शन की वजह से जो लेबर था, जो मजदूर लोग थे, उनकी कंडीशंस पुअर हो गई थी. इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोगॉर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years. और सिर्फ 3 सालों में एक स्टील की इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो चुका था मैग्नीटोगॉर्स्क में. तो स्टूडेंट्स आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ा होगा लेबर पर, वहाँ के वर्कर्स पे. वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन. और पहले ही साल में वर्कर्स को इतना हार्ड लाइफ्स, इतनी कठिन लाइफ जीनी पड़ती थी कि 550 वर्क रुक चुके थे, स्टॉप हो चुके थे. इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम, ठंड के टाइम पे जो क्वार्टर्स दिए जाते थे मज़दूरों को, जब ठंड के टाइम पे 40 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर होता था, तो पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th floor एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट. यानी कि वर्कर्स को इतना भी फैसिलिटी नहीं दिया जाता था. उनको 4th floor से भी इतनी रात में 40 डिग्रीज़ की बुलेओ से भी 4 फ्लोर नीचे आकर स्ट्रीट को अक्रॉस करके और फिर टॉयलेट जाना पड़ता था. सो दिस वॉज टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रॉब्लम फॉर देयर वर्कर्स लाइव्स. एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड. अब उनके लिए, वर्कर्स के लिए क्या क्या हुआ था, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ था. अरेंजमेंट्स बनाए गए थे फैक्ट्री वर्कर्स और किसानों के लिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ में इंटर कर पाएँ. क्रिक्स वर इस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वीमेन वर्कर्स. वीमेन वर्कर के चिल्ड्रंस के लिए क्रिक्स इस्टेब्लिश कर दिए गए थे. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड. चीप पब्लिक हेल्थ मतलब एक छोटे छोटे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए गए थे, मेडिकल केयर प्रोवाइड की गई थी वर्कर्स को. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स. तो लिविंग क्वार्टर्स वर्कर्स के लिए सेटअप किए गए थे. द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड. यानी कि इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ा था, जबकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज बहुत कम थे लेकिन फिर भी वर्क हुआ था. नेक्स्ट टॉपिक इज़
स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म। स्टैलिनिज्म मतलब स्टूडेंट्स हमने देखा था लेनिन जो थे वो लीडर थे बॉल्शेविक्स के, तो उनके बाद में उनकी डेथ के बाद में स्टैलिन ने उस पार्टी की कमान ले ली थी। और स्टैलिनिज्म और कलेक्टिविज्म क्या है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। The period of the early planned economy was linked to the disaster of collectivization of agriculture। यानी कि जो अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी थी, इकोनॉमी के टाइम पे जो एग्रीकल्चर लैंड्स को कलेक्टिवाइज्ड कर दिया गया था, मतलब कि छोटे छोटे खेतों को क्या किया गया था, साथ में मिला के एक स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया था, तो उसकी वजह से डिज़ास्टर्स आए थे इकोनॉमी में। बाय 1927 टू 28, 1927 और 28 में सोवियत रशिया के जो टाउन्स थे वहाँ पे ग्रेन सप्लाई, अनाज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। हमने देखा था गवर्नमेंट में प्राइसेस फिक्स कर दी थी कि ग्रेन, अनाज इसी भाव पे बिकेगा और उसके ऊपर कोई नहीं बेच सकता है। लेकिन बट द पेजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइसेस। लेकिन इन प्राइसेस पे किसान जो थे वो गवर्नमेंट को अपना अनाज बेचना नहीं चाहते थे। स्टैलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। लेनिन के बाद में पार्टी को जिसने हेड किया था उनका नाम था स्टैलिन। उन्होंने कड़े मेजर्स अपनाना स्टार्ट कर दिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उनका मानना था कि जो रिच पीजेंट्स हैं, अमीर किसान हैं, समृद्ध किसान हैं, कंट्री साइड में किसान और ट्रेडर्स, और मतलब जो बेचते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हायर प्राइसेस के लिए अनाज के स्टॉक बनाने स्टार्ट कर दिए थे और वो अनाज को बेच नहीं रहे थे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। और सप्लाईज़ को फिर से बाज़ार में लाने के लिए ये जो स्पेकुलेशन हो रहा था थ्रू ट्रेडर्स, मतलब कि जो अनाज इकट्ठा हो रहा था उसको स्टॉप करना चाहिए था। इन 1928 में पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में टूर करना स्टार्ट कर दिया और सुपरवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और ग्रेन कलेक्शंस और कुलक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो वेल टू डू पीजेंट्स होते हैं, मतलब समृद्ध किसानों के घर पे ग्रेन कलेक्शंस को सुपरवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद भी जब शॉर्टेजेस कंटिन्यू थी तो एक डिसीजन लिया गया कि फार्म्स को क्या कर दिया जाए, कलेक्टिवाइज कर दिया जाए। कलेक्टिवाइज मतलब छोटे छोटे खेतों को स्टेट में ले लिया जाए। It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holdings। और इस पर बहस हुई थी कि शायद ये छोटे छोटे टुकड़े जो लैंड के सिर्फ इन्हीं में ग्रेन अनाज उगाया जाता है, इसलिए इनकी वजह से शायद ग्रेन शॉर्टेजेस हो रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, लैंड को पेजेंट्स को सौंप देना चाहिए। 1917 के बाद में लैंड को किसानों को सौंप दिया गया था और यही स्मॉल साइज़ जो पीजेंट के फार्म्स थे, छोटे छोटे खेत थे, उनको मॉडर्नाइज कर दिया था। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल लाइंस में लाने के लिए मशीनरी का यूज़ करके ये ज़रूरी था कि कुलक्स को एलिमिनेट किया जाए। कुलक्स मतलब कि जो वेल टू डू पीजेंट्स होते थे उनको कुलक्स बोलते थे, उनको हटा दिया जाए और उनसे लैंड लेके किसानों को सौंप दी जाए। और स्टेट क्या करेगा, लार्ज फार्म्स पे कंट्रोल करेगा। रशिया लार्ज फार्म्स पे कंट्रोल करेगा। What followed was Stalin's collectivization program। और उसी के बाद में स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 1929 से पार्टी ने सारे पीजेंट्स को, सारे किसानों को फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि वो कलेक्टिव फार्म्स में ही, कलेक्टिव फार्म्स को बोलते थे खोलकोस, तो वो कलेक्टिव फार्म्स में ही क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। और बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। तो कलेक्टिव फार्म्स की जितने भी खेतों की ऑनरशिप थी वो ट्रांसफॉर्म कर दी थी कलेक्टिव फार्म्स में। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड। और अब किसान उस लैंड पे वर्क करने लगे थे। एंड द कोलकोस प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। और जितना भी कलेक्टिव लैंड का प्रॉफिट होता था वो क्या होता था, शेयर किया जाता था। एनरिच पीजेंट्स रेजिस्टेड द ऑथोरिटीज़ एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक। और जो गुस्साए हुए किसान थे, जिनको गुस्सा आ रहा था, वो बदला लेने के लिए उन्होंने ऑथोरिटीज़ को नकारना स्टार्ट कर दिया, रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने लाइफ स्टॉक को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। Between 1929 and 1931 the number of cattle fell by 1/3। उन्होंने अपने ही जानवरों को जो कि लैंड कल्टीवेट करते थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो 1929 से 1931 के बीच में कैटल 1/3 से कम हो गया था।
दोज हु रेजिस्टेड कल्टिवाइजेशन वर सिवियरली पनिश, जो कल्टिवाइजेशन के कलेक्टिवाइजेशन के अपोज में थे उनको पनिश किया जाता था। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एग्जाइल, और बहुत सारों को देश निकाला दे दिया गया। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, जिन्होंने भी कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट किया, पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। तो उन्होंने आर्ग्यू किया उन किसानों ने कि ना वो अमीर हैं और ना वो सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं। दे मेयरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। वे बस कुछ कारणों की वजह से, कुछ वेराइटी ऑफ रीजन्स की वजह से कलेक्टिव फार्म्स में वर्क नहीं करना चाहते थे। तो इस रीज़न को मेज़र करने के लिए स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन को अलाउ तो कर दिया, लेकिन उनको अनसिम्पैथेटिकली ट्रीट किया, यानी कि उनको ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। कलेक्टिवाइजेशन के बाद में भी तो जो प्रोडक्शन था वो इमीडिएटली नहीं बढ़ा था। इनफैक्ट बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 33 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died। और 1930 से 33 के बीच में हार्वेस्ट भी बहुत बैड हुआ था, यानी कि ग्रेन, अनाज इतना अच्छे से उग नहीं पाया था, कल्टीवेट नहीं हो पाया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, 4 मिलियन लोग मर चुके थे। फैमिन्स में मतलब कि फैमिन्स क्या होता है, फैमिन्स का मतलब होता है कि सूखा पड़ना, मतलब कि उनको खाना ही नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। Many within the party criticized the confusion in industrial production under planned economy and the consequences of cultivation। यानी कल्टिवाइजेशन के जो रिजल्ट्स निकले थे, तो बहुत सारी पार्टी के अंदर के ही लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उस चीज़ को, उस चीज़ की निंदा करी। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, जो प्लांट इकोनॉमी के अंदर जो कन्फ्यूजन है, कल्टिवाइजेशन उससे सही से नहीं हो पाया है। स्टालिन और उनके सिंपथाइज़र्स, मतलब जो स्टालिन के सपोर्टर्स थे, उन्होंने इस निंदा को क्या बोला कि ये सोशलिज्म के अगेंस्ट कोई क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, मतलब कि ये सब चाल है ताकि सोशलिज्म को बढ़ावा ना दिया जाए। एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में यही एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे थे सब कुछ। एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स, यानी कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को क्या कर दिया जा रहा था, लेबर कैंप्स दिए जा रहे थे, मतलब कि उनको बहुत मारा जा रहा था और उनको प्रिजन्स में, जेलों में डाल दिया था। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ क्राइम्स, बहुत सारों का कोई क्राइम भी नहीं था, लेकिन कोई उनके लिए बोल नहीं सकता था कुछ। अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस अंडर टॉर्चर, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया कि वो फॉल्स कन्फेशन कर लें कि उन्होंने ही क्या किया था, यह अपराध किया है कि क्रिटिक्स किसके लिए, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म के लिए ये उन्होंने अपराध किया है, और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, और बहुत सारे उनमें से टैलेंटेड प्रोफेशनल लोग भी थे जो मारे गए थे। स्टूडेंट्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप स्टडिंग।